अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल हॉट वर्ल्ड बाय मजहर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अल्बाना के एक होटल में कर्नल फरीदी, कैप्टन हमीद और मलिका के साथ मौजूद था। वो तीनों इस वक्त लॉबी में मौजूद थे क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा था कि कमरे में इंतहाई हब्स, जबकि लॉबी में मौसम खासा पुरसुकून था। क्योंकि यहाँ तमाम होटलों को हुकूमत की तरफ से हुक्म था कि वो दिन के वक्त होटलों के कमरों में एयर कंडीशनर नहीं चला सकते थे। सिर्फ लॉबियों में एयर कंडीशनर चलाए जाते थे क्योंकि अल्बाना में बिजली की खासी कमी थी। हुकूमत यहाँ बिजली घर कायम कर रही थी, लेकिन इनकी तैयारी में अभी काफ़ी अरसा चाहिए था। मौसम चूँकि खासा गर्म और हब्स ज़्यादा था, इसलिए बंद कमरों में इन दिनों बैठना खासा मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि कमरे में बंद होने की बजाय तमाम लोग दिन का वक्त होटल की लॉबियों में बैठकर ही गुजारते थे। अलबत्ता रात को चूँकि कंडीशनर चल जाते थे, इसलिए लोग कमरों में चले जाते थे। कर्नल फरीदी को यहाँ आए हुए अभी 2-3 घंटे हुए थे और तब से वो लॉबी में ही बैठे हुए थे, जबकि आतिफ और इसका सेक्शन अलहदा किसी और होटल में था और कर्नल फरीदी ने इसकी ड्यूटी लगाई थी कि वो यहाँ किसी ऐसे आदमी को तलाश करे जो इन्हें लिबर्टी के बारे में मालूमात मुहैया कर सके। वो तीनों यहाँ बैठे आम सी बातें कर रहे थे कि मलिका उठी और हॉल की तरफ बढ़ गई। वो वॉशरूम जाना चाहती थी, जो हॉल के आखिरी कोने में बने हुए थे। वो हॉल को क्रॉस करती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद जब वॉशरूम से लॉबी में आने लगी तो अचानक वो ठिठक कर रुक गई, क्योंकि इसके कानों में एशियाई लड़की के अल्फाज पड़े थे। ये अल्फाज मेन गेट से ज़रा आगे खड़े दो आदमियों में से एक ने कहे थे। इन दोनों का रुख लॉबी की तरफ था, जबकि इनमें से एक होटल का सुपरवाइज़र था, जबकि दूसरा एक लंबे कद का आदमी था जिसने सूट पहन रखा था, और सुपरवाइज़र के मुंह से इसने एशियाई लड़की के आवाज़ सुने थे। इसने बेख्तियार अपना चेहरा साइड पर इस अंदाज में कर लिया जैसे वो मेन गेट के शीशे से बाहर देख रही हो। यहीं कहीं होगी, आ जाएगी, तुम बाहर जाओ, जैसे ही वो आई मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा, इस सुपरवाइज़र ने कहा। तो वो सूट वाला सर हिलाता हुआ मुड़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया, जबकि वो सुपरवाइज़र लॉबी की तरफ बढ़ गया। मलिका इसके पीछे थी। लॉबी में जाने के लिए इस राहदारी से गुजर कर जाना पड़ता था, और मलिका ने इस राहदारी के करीब पहुंचते ही एक फैसला किया, और दूसरे ही लम्हे इसने एक लख्त सुपरवाइज़र को धक्का दिया और सुपरवाइज़र अचानक धक्का खाकर राहदारी में दौड़ता चला गया। इसके पीछे मलिका थी। सुपरवाइज़र जैसे ही रुक कर मुड़ा, मलिका इसके सर पर पहुंच गई, और दूसरे ही लम्हे इसने एक हाथ इसकी आंखों पर रख दिया, जबकि दूसरा हाथ इसने इसकी कमर में डाल दिया। अब राहदारी के सामने से गुजरने वाले ये ना देख सकते थे कि मलिका क्या कर रही है। वही समझते थे कि यहाँ वही हो रहा है जो यहाँ आम होता है। बोलो, कौन था वो आदमी जिससे तुम एशियाई लड़की की बात कर रहे थे? बोलो, मलिका ने घुराते हुए कहा। साथ ही इसकी उंगलियों ने इसकी आंखों के पपोटे पर इस तरह दबाव डाला कि पलक झपकने में इस सुपरवाइज़र की दोनों आंखें ज़ाया हो सकती थीं। और शायद यही वजह थी कि सुपरवाइज़र मामूली सी हरकत करने की भी कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर इसने हरकत की तो इसकी दोनों आंखें ख़त्म हो जाएंगी। वो क्रूज़ के आदमी थे, स्टार ब्रदर्स। वो कर्नल फरीदी और तुम दोनों को हलाक करने आए थे। मैंने कर्नल साहब की निशानदही करनी थी, मैं बाहर इनके इंतज़ार में था। वो आए और अचानक तुम गायब हो गई। वो तुम तीनों पर इकट्ठा फायर करना चाहते थे। इस सुपरवाइज़र ने रुक रुक कर बात करते हुए कहा। तुम अंधे होना चाहते हो या नहीं? बोलो, मलिका ने इसकी पलकों पर दबाव डालते हुए कहा। मम मम मुझे अंधा मत करो, तुम जैसे कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, सुपरवाइज़र ने रुक रुक कर कहा। ठीक है, अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो दूसरा सांस ना ले सकोगे, चलो मेरे साथ, मलिका ने यकलख पीछे हटते हुए कहा। तो सुपरवाइज़र ने बेख्तियार दोनों हाथ आंखों पर रखे और इन्हें मसलना शुरू कर दिया। सुनो, तुमने अब बाहर नहीं जाना। अगर तुम बाहर गए तो फिर तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकेगा, मलिका ने कहा, और इसके साथ ही वो तेज़ी से मुड़ी और दौड़ती हुई बजाय लॉबी में जाने के हॉल की तरफ बढ़ गई। और इसके साथ ही इसकी नज़र इस आदमी पर पड़ गई जिससे सुपरवाइज़र बात कर रहा था। वो आदमी होंठ भींचे हॉल में इस अंदाज में खड़ा था जैसे वो हॉल का जायज़ा ले रहा हो, और फिर इसकी नज़रें लॉबी में जम जाती थीं, जहाँ कर्नल फरीदी और कैप्टन हमीद मौजूद थे। पूरी लॉबी लोगों से भरी हुई थी और लोग अखबारात और रसाइल पढ़ने के साथ साथ मशरूबात पीने में मसरूफ़ थे। इनमें औरतें भी थीं और मर्द भी। मलिका समझ गई कि वो सुपरवाइज़र के साथ साथ इसे तलाश कर रहा था।
اس نے جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس آدمی کی پشت پر پہنچ گئی۔ خاموشی سے لابی میں چلو ورنہ، ملکہ نے گھبراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پستل نکال کر اس کی نال اس آدمی کے پہلو سے لگا دی۔ وہ آدمی بے اختیار اچھلا اور اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے گھما، اور اس کا بازو بھی واقعی بجلی کی سی تیزی سے گھما تھا۔ اور اب ملکہ اگر اپنی تربیت کی وجہ سے اچانک اچھل کر پیچھے نہ ہٹ جاتی تو یقیناً زوردار تھپڑ کھا کر اٹھتی ہوئی کہیں دور جا گرتی، لیکن اچانک اس کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے وہ آدمی یک لخت گھوم گیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی وہ چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ ہوٹل میں یک لخت بھگدڑ مچ گئی۔ ملکہ نے فائر کھولتے ہی بجلی کسی تیزی سے مین گیٹ کھولا اور باہر نکل گئی۔ اس نے اس گرتے ہوئے آدمی میں ایک نشانی چیک کر لی تھی۔ اس کی گردن میں سرخ رنگ کی پٹی تھی جس پر چمکتا ہوا ستارہ بنا ہوا تھا، اور سپروائزر نے بھی اسٹارز کا لفظ استعمال کیا تھا، اس لیے وہ سمجھ گئی کہ سب حملہ آوروں کے گلے میں پٹی ہوگی۔ اور چونکہ باہر موجود لوگوں کو علم نہ تھا کہ فائرنگ ملکہ نے کی ہے، اس لیے وہ آسانی سے انہیں مار گرے گی۔ پھر جیسے ہی وہ باہر نکلی، اچانک سائڈ سے 5 لمبے تڑنگے آدمی ہاتھوں میں مشین گن اٹھائے اندر کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ یقیناً فائرنگ کی آوازیں انہوں نے سن لی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال ہو کہ ان کے ساتھی نے کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں پر اکیلے ہی فائل کھول دیا ہے۔ ملکہ نے ایک ستون کی اوٹ لے لی اور دوسرے ہی لمحے فضا ایک بار پھر ریٹ ریٹ کی مسلسل آوازوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھی، اور وہ 5 دوڑتے ہوئے افراد اچھل اچھل کر پہلو کے بل نیچے گرے، اور نیچے گر کر انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ملکہ نے انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی، اور جب تک وہ 5 ساکت نہ ہو گئے ملکہ نے ٹریگر سے انگلی نہ ہٹائی تھی۔ ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی اور لوگ جو اندر سے باہر آنا چاہتے تھے وہ باہر ہونے والی فائرنگ کی وجہ سے اندر ہی دبک گئے۔ جب وہ 5 ختم ہو گئے تو ملکہ نے مشین پستل جیب میں ڈالا، اور دوسرے لمحے اس نے غوطہ مارا اور اس ستون کے اوٹ سے نکل کر دوسرے ستون کے پیچھے ہوتی ہوئی پیچھے پلٹی، اور پھر ایک سائڈ پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ عمارت یہاں سے موڑ کاٹ رہی تھی، اس لیے اسے باہر کو سے کوئی بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ آگے جا کر ایک دیوار تھی، لیکن یہ دیوار زیادہ اونچی نہ تھی، اس لیے ملکہ نے دوڑتے ہوئے یکلخت جمپ لگایا، اور پلک جھپکنے میں اس کے ہاتھ دیوار کی منڈیر پر پڑے، اور دوسرے لمحے اس کا جسم فضا میں قلعہ بازی کھا کر دیوار کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ وہ چند قدم الٹے پاؤں دوڑتی ہوئی پیچھے ہٹی اور پھر موڑ کر سائڈ گلی میں دوڑتی ہوئی ہوٹل کی اوپری سمت میں پہنچ گئی۔ یہاں کوڑے کے بڑے بڑے ڈرم موجود تھے۔ ملکہ ان ڈرموں کی اوٹ میں گئی۔ اس نے تیزی سے اپنے چہرے سے ماسک اتارا اور اسے ایک ڈرم میں اچھال کر اس نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے ایک اور ماسک نکالا اور اسے سر اور چہرے پر چڑھا کر دونوں ہاتھوں سے تیزی سے تھپ تھپانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اسے تسلی ہو گئی کہ ماسک پوری طرح ایڈجسٹ ہو گیا ہے اور اس کا چہرے اور سر کے بالوں کا رنگ اور ڈیزائن پہلے سے یکسر بدل گیا ہے، تو وہ کوڑے کے ڈرم کی اوٹ سے نکل کر آگے بڑھی۔ دوسری طرف سڑک تھی جس پر ٹریفک رواں دواں تھی اور فٹ پاتھ پر بھی لوگ چل رہے تھے۔ ملکہ فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی ہوٹل کی عقبی طرف سے ہوتی ہوئی اس کی دوسری طرف کو بڑھتی چلی گئی۔ اسے بخوبی احساس تھا کہ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید دونوں اس کے لیے پریشان ہوں گے، لیکن وہ مطمئن تھی کہ اس نے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید دونوں کو ایک یقینی خطرے سے بچا لیا ہے۔ اب یہ اتفاق تھا کہ وہ اچانک اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی، اور واپسی پر اس کے کانوں میں ایشیائی لڑکی کے الفاظ پڑ گئے اور وہ چوکنا ہو گئی، ورنہ اچانک ہونے والی فائرنگ سے ان تینوں کا بچنا خاصا محال ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل کی سائڈ میں موجود فائر سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی فائر ڈور کے ذریعے دوسری منزل پر پہنچ گئی۔ وہاں کمرے خالی تھے۔ وہ اطمینان سے چلتی ہوئی لفٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی، اور پھر جب وہ لفٹ کے ذریعے نیچے اتر کر ہال میں پہنچی تو وہاں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ پولیس بھی وہاں موجود تھی اور وہ لوگوں سے بیانات لے رہی تھی۔ ہال کے اندر موجود لاش ابھی تک ویسے ہی پڑی ہوئی تھی، اور پولیس کے ماہرین اس کے فوٹوگرافی کرنے میں مصروف تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی لابی کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں کرنل فریدی اور کیپٹن حمید دونوں نہیں تھے۔ انہیں موجود نہ پا کر وہ مڑی اور دوبارہ ہال میں جانے لگی کہ اچانک ایک سائڈ سے کرنل فریدی سے اپنی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ واپس کمرے میں جاؤ، ہم وہیں آ رہے ہیں، کرنل فریدی نے آہستہ سے کہا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو ملکہ ٹھٹک گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہی اکثر نئے میک اپ میں ہے، اور اس میک اپ میں کرنل فریدی نے اسے کیسے پہچان لیا۔ لیکن دوسرے لمحے اس نے کندھے جھٹکے اور لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔
اسے خیال آیا تھا کہ اسے پہچاننے والا کرنل فریدی ہے جس کی 1000 آنکھیں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے میں کرسی پر بیٹھ کر بے اختیار لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور کرنل فریدی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے کیپٹن حمید بھی اندر آ گیا۔ دروازہ لاک کر دو، کرنل فریدی نے مڑ کر کیپٹن حمید سے کہا اور خود وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ملکہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے ملکہ، میں ایسی ہی کارکردگی چاہتا ہوں، کرنل فریدی نے کہا تو ملکہ کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے تمہیں اس آدمی کے قریب دیکھ لیا تھا جس نے گھوم کر تمہارے چہرے پر تھپڑ مارنا چاہا تھا، لیکن پھر تمہاری گولیوں کا شکار ہو گیا اور ہم نے تمہیں باہر جاتے بھی دیکھ لیا تھا، اور باہر جب فائرنگ ختم ہوئی تو ہم باہر گئے۔ باہر بھی اندر والے آدمی کے ساتھی ہلاک ہوئے تھے کیونکہ ان سب کی گردنوں میں سرخ پٹیاں موجود تھیں جن پر چمکدار ستارے بنے ہوئے تھے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ تم سائڈ سے چھوٹی دیوار پھاند کر اگبی گلی میں گئی ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ تم فائر سیڑھیاں اور فائر ڈور کا استعمال کر کے دوبارہ اندر آؤ گی، البتہ یہ خیال نہ تھا کہ تم عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماسک بھی تبدیل کر لو گی۔ کرنل فریدی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ سب واقعی تم نے کیا ہے؟ کیپٹن حمید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ملکہ نے جواب دیا۔ گڈ شو، تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، کیپٹن حمید نے بھی تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ شکریہ، ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تفصیل سے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کسی بھی لمحے ہم پر دوسرا حملہ ہو سکتا ہے۔ کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ملکہ نے واش روم سے واپس آنے اور پھر راہداری میں اس سپروائزر کو گھیرے سے لے کر اس آدمی اور پھر باہر موجود آدمیوں کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اس سپروائزر نے ہمیں کیسے پہچان لیا؟ کیپٹن حمید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا اس نے کسی بڑے گروپ یا کلب کا نام لیا تھا؟ ہاں، اس نے کہا تھا کہ یہ کروز کے آدمی سٹارز ہیں، ملکہ نے جواب دیا۔ مجھے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ یہاں کے سب سے بڑے گینگسٹر کروز کے آدمی ہیں۔ اب ہمیں اس کروز پر فوری حملہ کرنا ہوگا تاکہ اس سے معلوم ہو سکے کہ اس نے ہمیں کیسے شناخت کیا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ اس سپروائزر سے معلوم کیا جا سکتا ہے، ملکہ نے کہا۔ اوہ ہاں، اگر وہ یہاں موجود ہو، تم نے چہرہ بدل لیا ہے۔ کیپٹن حمید، تم بھی ماسک میک اپ کر لو اور میں بھی کر لیتا ہوں، اور پھر ملکہ کے ساتھ جا کر اس سپروائزر کو چیک کرو، کرنل فریدی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو کیپٹن حمید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں، تم وہیں آ جانا، کرنل فریدی نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مٹاگو خاصا بڑا شہر تھا اور یہ شہر ایکریمین ریاست جارجیا اور ریاست ٹنسی کی سرحد پر واقع تھا۔ مٹاگو کے بعد ٹنسی ریاست کی حدود کے اندر ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا جسے زارڈ ٹاؤن کہا جاتا تھا۔ یہ ٹاؤن وہ مٹاگو کی طرح بڑا شہر تو نہ تھا، لیکن یہ شہر صحرائی ہونے کے حوالے سے بے حد معروف تھا۔ اس شہر کے بعد ریاست ٹنسی میں واقع طویل و عریض اور انتہائی خطرناک صحرا تھا جسے کنگ ڈیزرٹ کہا جاتا تھا۔ اس میں صحرائی لومڑیاں اس قدر کثرت سے موجود تھیں کہ کہا جاتا تھا کہ صحرائی لومڑیوں کی اتنی تعداد شاید کسی دوسری صحرا میں نہ ہو۔ صحرائی لومڑیوں کا شکار انتہائی مشکل سمجھا جاتا تھا اور بے حد ماہر لوگ ہی اس شکار میں کامیاب حاصل کر سکتے تھے، ورنہ ان کی لاشیں ہی صحرا میں پڑی رہ جاتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت ٹونسی، جس کی حدود میں یہ صحرا تھا، باقاعدہ شکار کے لیے لائسنس جاری کرتی تھی، اور یہ لائسنس صرف ان لوگوں کو دی جاتے تھے جن کے پاس ماہر شکاریوں کی ٹیم ہونے کے ساتھ ساتھ صحرا میں استعمال ہونے والی جیپوں اور ہیلی کاپٹر کا معقول انتظام بھی موجود ہو۔ اس کے باوجود شکار کی جانے والی لومڑیوں کی ایک مخصوص تعداد بھی فکس تھی، اس سے زیادہ ایک لومڑی کو بھی شکار نہ کیا جا سکتا تھا۔ شکار کا باقاعدہ سیزن تھا اور اس سیزن کے علاوہ اور بغیر لائسنس شکار کی انتہائی سخت سزا دی جاتی تھی۔ اس پورے صحرا میں جگہ جگہ شکاریوں کو چیک کرنے اور انہیں مانیٹر کرنے کے لیے چوکیاں بنی ہوئی تھیں جن کے ساتھ بہت اونچے مینار موجود تھے۔ ان میناروں کے اوپر ایسی مشینری موجود تھی جو دور دور تک ریت کے ٹیلوں کو چیک کر سکتی تھی، اور ان کی مانیٹرنگ چوکی کے اندر موجود مخصوص مشینری سے کی جاتی تھی، اور یہ چیکنگ مسلسل جاری رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی شکاری ٹیم جیسے ہی صحرا میں کسی بھی طرف سے داخل ہوتی فوراً چیک کر لی جاتی، اور اگر شکار کا سیزن ہوتا تو اس پر مسلسل نگاہ رکھی جاتی تھی کہ لائسنس میں تعداد سے زیادہ لوگ یا تو شکار نہیں کر رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکار کے معروف طریقوں سے ہٹ کر بھی شکار کرنا جرم تھا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ پہلے شکاری اپنے ساتھ وسیع رینج میں بے ہوش کر دینے والی گیس لے آتے تھے
जिसे फायर कर देते, जिससे बेशुमार लोमड़ियाँ जो रेत के अंदर मौजूद होती थीं या बाहर मौजूद होती थीं वो बेहोश हो जाती, तो शिकारी इन्हें पकड़कर हलाक कर देते। इसलिए मारूफ तरीक़ों से हटकर शिकार करने को सख्त जुर्म करार दिया था। ज़ाट टाउन में मौजूद महकमा शिकारियात का बाकायदा ऑफिस था, जिसका इंचार्ज कर्नल रिचर्ड था। कर्नल रिचर्ड का ताल्लुक सहराई लोमड़ियों के एक मारूफ शिकारी ख़ानदान से था, इसलिए कर्नल रिचर्ड को, जो एक्रीमियन फ़ौज के कमांडो सेक्शन में था, डेपुटेशन पर यहाँ भेजा गया था। कर्नल रिचर्ड लंबे कद, छुरीले मगर वर्जिशी जिस्म का आदमी था। वो बेहद चुस्त व चालाक और ज़हीन आदमी था। इसकी आमद और रफ्त मटागों में भी रहती थी। चूँकि इन दिनों शिकार का सीज़न ना था, इसलिए वो अपने दफ्तर में बैठने की बजाय इधर उधर घूमता रहता था। मटागो में क्रिसेंट क्लब इसकी आमद व रफ्त का ख़ास मरकज़ था, क्योंकि क्रिसेंट क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर इसका बेहद बेतकल्लुफ़ और गहरा दोस्त था। कर्नल रिचर्ड को मालूम था कि किंग डेजर्ट में हुकूमत क्रीमिया की 2 खुफिया लेबॉर्ट्रियाँ भी हैं, जहाँ शराब और दीगर खुराक की सप्लाई जेम्स के ज़िम्मे थी। ये सप्लाई हेलीकॉप्टर के ज़रिए सहरा के एक ख़ास हिस्से, जिसे ईस्टर्न साइड कहा जाता था, में वाक़ एक छोटे से नखलिस्तान में की जाती थी। वहाँ ज़ेर ज़मीन स्टोर बने हुए थे, जहाँ सप्लाई पहुँचा कर हेलीकॉप्टर वापस आ जाते थे और फिर आइंदा माह इसी तरह सप्लाई पहुँचा देते थे। ये तरीका काफ़ी तवील अरसे से जारी था। चूँकि सहरा का असल इंचार्ज कर्नल रिचर्ड था, इसलिए वो इस सप्लाई में से अपना हिस्सा वसूल कर लिया करता था। वैसे भी इसके ताल्लुकात जेम्स से खासे बेतकल्लुफ़ाना और गहरे थे, इसलिए वो अक्सर जेम्स से बराह रास्त फरमाइश करके भी भारी रकूमात वसूल करके वेलिंगटन में अपने ख़ानदान को भिजवा दिया करता था। इस वक्त भी कर्नल रिचर्ड की जीप क्रिसेंट क्लब की तरफ उड़ी चली जा रही थी। कर्नल रिचर्ड की बीवी ने वेलिंगटन में एक मकान पसंद किया था और वो इसे ख़रीदना चाहती थी, जबकि ये बेहद महंगा था और इसके लिए भारी रकम की ज़रूरत थी। चुनांचे इसने सोच सोच कर ये फैसला किया कि वो जेम्स से ये रकम वसूल करे, और अगर जेम्स हिचकिचाहट से काम लेगा तो वो इसे सप्लाई रुकवाने की धमकी देकर अपना काम निकाल लेगा, क्योंकि वो जानता था कि जेम्स इस सप्लाई से हर माह लाखों डॉलर्स कमा लेता था। क्लब पहुंचकर वो सीधा जेम्स के ऑफिस पहुंच गया। जब जेम्स के ऑफिस में दाखिल हुआ तो जेम्स के चेहरे पर गहरी संजीदगी और तफक्कुर के तासुरात देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि जेम्स हर हाल में खुश रहने वाला आदमी था। अरे, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? कर्नल रिचर्ड ने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। तो जेम्स मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ, लेकिन इसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो बेदिली से हंस रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कर्नल, बैठो, जेम्स ने मुसाफा करते हुए कहा, और फिर कर्नल रिचर्ड मेज़ के दूसरी तरफ बैठ गया। जेम्स ने भी रैक से शराब की एक बोतल उठाई और इसे रिचर्ड के सामने रख दिया। क्या हुआ, तुम शराब नहीं पियोगे? मुझे बताओ, क्या मसला है? कर्नल रिचर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि जेम्स ने इसके साथ शराब ना पी हो। अभी तुम्हारे आने से पहले मुझे जॉर्जिया से हार्डी की कॉल आई है। बस इस कॉल ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। जेम्स ने कहा। क्या हुआ है, क्या बात हुई है? हार्डी तो तुम्हारा दोस्त है। कर्नल रिचर्ड ने शराब की बोतल खोलकर गिलास में शराब डालते हुए कहा। इसके पास कोई पार्टी पहुंची है और वो लेबॉर्ट्रियों में शराब की सप्लाई करने का ठेका लेना चाहती है, लेकिन हार्डी ने इसे टाल दिया। वो मुझसे पूछ रहा था कि आया मैंने सप्लाई ख़त्म कर दी है। मैंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, तो इसने बताया कि वही पार्टी बता रही थी कि मैंने ठेका ख़त्म कर दिया है। बहरहाल हार्डी ने वादा किया है कि वो इस पार्टी को इनकार कर देगा, लेकिन मुझे फिक्र लग गई है कि ऐसी कौन सी पार्टी हो सकती है जो यहाँ से मेरी बजाय शराब लेबॉर्ट्रियों को सप्लाई करेगी। जेन ने तफसील बताते हुए कहा, यह वाकई तशवीशनाक बात है। तुम्हें इस सप्लाई से खासी माकूल आमदनी है। कर्नल रिचर्ड ने कहा। हाँ, इसीलिए तो मुझे फ़िक्र हो रही है। आरडी का कुछ पता नहीं कि वो किस वक्त भी सप्लाई तब्दील कर दे। वो लालची आदमी है। अगर इस पार्टी ने इसे कोई बड़ा लालच दे दिया तो मसला बन जाएगा। जेम ने खुलकर बात करते हुए कहा। हार्डी से मेरी बात कराओ, वो मेरी बात नहीं टालता, मैं इससे करता हूँ बात। कर्नल रिचर्ड ने कहा तो जेम्स खुश हो गया, क्योंकि वो भी जानता था कि कर्नल रिचर्ड और हार्डी में बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, और कर्नल रिचर्ड ने ही हार्डी के ज़रिए से लेबॉर्ट्रियों को सप्लाई का काम लेकर दिया था। इसलिए इसे यकीन था कि कर्नल रिचर्ड ने अगर इसकी सिफारिश कर दी तो फिर हार्डी सप्लाई तब्दील नहीं करेगा। इसने जल्दी से रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर चंद लम्हों बाद रिसीवर उठा लिया गया। बारबरोसा क्लब, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी।
मटागो से जेम्स बोल रहा हूँ। चीफ हार्डी से बात कराओ, जेम्स ने कहा। हार्डी को हलाक कर दिया गया है, आप ब्राउन से बात कर लें। क्या क्या कह रहे हो? हार्डी को हलाक कर दिया गया है? कैसे हुआ? किसने किया? जेम्स ने हलक के बल चीखते हुए कहा। ब्राउन आपको तफसील बताएगा, दूसरी तरफ से कहा गया। जेम्स के साथ साथ कर्नल रिचर्ड के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए थे। जेम्स, ब्राउन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक दूसरी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जेम्स बोल रहा हूँ, मटागो के क्रिसेंट क्लब से। अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी चीफ हार्डी से बात हुई है, अब क्या हुआ है? मैं क्लब में मौजूद नहीं था। मेरी वापसी थोड़ी देर पहले हुई तो मुझे बताया गया कि यहाँ वेलिंगटन से 2 आदमी आए थे जो अपने आप को मैक्रो ब्रदर्स बताते थे। इन्होंने यहाँ काउंटर पर मौजूद मास्टर विंस्की को गोली से उड़ा दिया, हॉल में फायरिंग करके सब मुसल्लह अफराद का खात्मा कर दिया और फिर वो ज़बरदस्ती नीचे हॉल में चले गए। चीफ से बात हुई तो चीफ ने कहा कि वो इन्हें संभाल लेगा, जिस पर यहाँ सब खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने चीफ से बात करने की कोशिश की तो कॉल अटेंड ना हुई। मैं चंद लोगों के साथ नीचे गया तो हॉल में तमाम मुसल्लह अफराद हलाक हो चुके थे और जुआ खेलने वाले बेहोश पड़े थे। चीफ के ऑफिस का दरवाज़ा खुला हुआ था और चीफ कुर्सी पर बेल्ट से बंधे हुए थे और इन्हें गोली मारकर हलाक किया गया था। ब्राउन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। सिर्फ 2 आदमियों ने ये सब कुछ कर दिया? ये कैसे मुमकिन है? जनाब, मैं इनका तरीका वारदात देखकर समझ गया हूँ कि ये लोग बल्गानिया का वो गिरोह है जिसे जॉर्जिया में ट्रेस करने और हलाक करने का काम मैडम क्वीन ने दिया था। इनकी तस्वीरें भी हमें मुहैया की गई थी, लेकिन इससे पहले कि हम इन्हें ट्रेस करते वो चीफ को हलाक करके निकल गए। क्या मतलब? बुल्गारिया का ग्रुप? क्या कह रहे हो? जेम्स ने कहा। मैंने बॉस के ऑफिस में इनसे होने वाली तमाम बातचीत की टेप सुनी है। इन्होंने बॉस को मजबूर करके आपसे फ़ोन पर बात कराई। वो किंग डेजर्ट में खुफिया लेबॉर्ट्रियों के खात्मे के लिए यहाँ पहुँचे थे और वो बॉस से इस बारे में पूछगछ कर रहे हैं और अब इनके पास आपकी टिप है। आप मोहतात रहें, अब ये ग्रुप लाजमन आपके पास पहुँचेगा क्योंकि आप इन लेबॉर्ट्रियों को शराब की सप्लाई करते हैं, ब्राउन ने कहा। ओह ओह, ये क्या कह रहे हो? ये हैं कौन? जेन ने उछलते हुए कहा। मैडम को इनने बताया था कि इन लेबॉर्ट्रियों को खात्मा करने के लिए एशिया के इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंटों के 3 ग्रुप बैक वक्त काम कर रहे हैं। इनमें से एक ग्रुप बल्गानिया का है जिसका इंचार्ज मेजर प्रमोद और ये डी एजेंट है। बॉस हार्डी के खिलाफ सारी कार्रवाई इस ग्रुप ने की है, ब्राउन ने कहा। इनका हुलिया वगैरह क्या है? जेम्स ने कहा। मुझे मालूम नहीं, बॉस को मालूम था लेकिन बॉस तो हलाक हो चुके हैं, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो जेम्स ने मैकानकी अंदाज में रिसीवर कैडल पर रख दिया। ये क्या हुआ है? मेरी समझ तो कुछ भी नहीं आ रहा, जेम्स ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो कर्नल रिचर्ड ने तेज़ी से हाथ बढ़ाकर फ़ोन घसीट कर अपने सामने रखा और फिर रिसीवर उठाकर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार थे। गोल्डन स्क्वायर। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कर्नल रिचर्ड बोल रहा हूँ, मिटागो से। कर्नल थॉमसन से बात कराओ, जल्दी। कर्नल रिचर्ड ने कहा। चूंकि लाउडर का बटन पहले ही प्रेस था इसलिए जेम्स भी खामोश बैठा हुआ ये गुफ्तगू सुन रहा था। यस, कर्नल थॉमसन बोल रहा हूँ। आज कैसे याद आ गई मेरी? कर्नल रिचर्ड। चंद लम्हों बाद एक और मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेतकल्लुफ़ाना था। कर्नल थॉमसन, तुम एशियाई डेस्क पर काम करते रहे हो, ये बताओ कि बल्गानिया का कोई डी एजेंट मेजर प्रमोद भी है? हाँ, वो इंतहाई ख़तरनाक डी एजेंट है। क्यों, क्या हुआ? कर्नल थॉमसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। किंग डेजर्ट में क्रीमिया की खुफिया लेबॉर्ट्रियाँ हैं और ये ग्रुप इन लेबॉर्ट्रियों को तबाह करने के मिशन पर काम कर रहा है। वो मिटागो का रुख कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनका खात्मा कर दिया जाए। मैंने सोचा कि तुमसे तफसील हासिल कर लूँ, कर्नल रिचर्ड ने कहा। क्या इन्हें तुम्हारे बारे में इल्म है और क्या इन्हें मालूम है कि तुम इनके बारे में जानते हो? कर्नल थॉमसन ने कहा। नहीं, कर्नल रिचर्ड ने कहा। मुझे तफसील बताओ, फिर कोई मशवरा दे सकता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो कर्नल रिचर्ड ने सारी तफसील बता दी। गुड शो, फिर तो तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है, तुम एक्रेमिया के हीरो बन जाओगे। जेम्स को चारे के तौर पर इस्तेमाल करो और इन सब का यकीनी तौर पर ख़त्मा कर दो, कर्नल थॉमसन ने कहा। इस ग्रुप का लीडर कौन होगा और इस मेजर प्रमोद का हुलिया क्या है? ये सीक्रेट एजेंट हैं कर्नल रिचर्ड। ये मुसलसल मेकअप बदलते रहते हैं और अक्सर इनके ग्रुप की तादाद 6 से 10 तक होती है। इंतहाई तेज़ तर्रार लोग हैं। मिटागो एक छोटा सा शहर है और फिर ये लाजमन जेम्स पर चढ़ दौड़ेंगे। तुम इनके खिलाफ जाल बुन लो,
फिर इन्हें कोई वक्फा दिए बगैर हलाक कर दो, तब तो ये काम हो सकता है, और अगर इन्हें मामूली सा वक्फा भी मिल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कर्नल थॉमसन ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम बेफिक्र रहो, अब वो मेरे हाथ से बचकर ना जा सकेंगे। थैंक यू। कर्नल रिचर्ड ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुमने सुन लिया है जेम्स के किस कदर खतरनाक लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं? कर्नल रिचर्ड ने कहा, हाँ मैंने सुन लिया है, लेकिन ये मिटागो है, छोटा सा शहर, यहाँ हर तरफ मेरे आदमी फैले हुए हैं। वो लोग जैसे ही यहाँ पहुँचे मैं इन पर क़यामत बनकर टूट पड़ूंगा। जेम्स ने जवाब देते हुए कहा, ये तरबियत याफ्ता हैं, आम गुंडे और बदमाश नहीं हैं, इसलिए मैं खुद ही इनके खिलाफ सारी मनसूबाबंदी करूँगा। कर्नल रिचर्ड ने कहा, नहीं कर्नल, ये मेरा शिकार है, तुम बेफिक्र रहो, ये बचकर नहीं जा सकेंगे। जेम्स ने मुँह बनाते हुए जवाब दिया। इसने दरअसल लाउडर की वजह से कर्नल थॉमसन का फिक्रा सुन लिया था कि कर्नल रिचर्ड इस जेम्स को चारा बनाकर मेजर प्रमोद और इसके साथियों का शिकार करे। अब कर्नल थॉमसन को ये मालूम ना था कि यहाँ लाउडर का बटन प्रेस्ड है, इसलिए इसके बाद कर्नल रिचर्ड के साथ साथ जेम्स भी सुन रहा है। लेकिन जाहिर है कर्नल रिचर्ड क्या कर सकता था? तुमने शायद कर्नल थॉमसन की बात का बुरा मनाया है। कर्नल रिचर्ड ने आखिरकार असल बात कर दी। नहीं कर्नल रिचर्ड, इसे क्या मालूम कि जेम्स कौन है और क्या हैसियत रखता है, लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि मिटागो में जेम्स के हुक्म के बगैर मक्खी भी नहीं उड़ सकती। इन 8-10 अफराद की क्या हैसियत है? तुम बेफिक्र रहो, काम हो जाएगा। जेम्स ने इस बार सख्त लहजे में कहा तो कर्नल रिचर्ड ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। यहाँ मिटागो में इसकी ज़ाती तौर पर कोई हैसियत ना थी, इसलिए वो कर भी क्या सकता था। ओके, फिर तुम जानो मेजर प्रमोद, मैं वापस जार टाउन जा रहा हूँ, कर्नल रिचर्ड ने उठते हुए कहा। तो जेम्स भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ और इसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया।